नमस्कार दोस्तों, इंडियन एग्ज़ाम प्लस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा विकल्प ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा इप्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा विकल्प ए। विकल्प ए सही होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विकल्प ए सही होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्यों में भागीदारी प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में विधिवेत्ता के रूप में एक 5वें सदस्य को शामिल किया गया। इसके द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका आंसर होगा विकल्प दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके तहत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, हमें इनका मिलान करना है। तो जो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी सही होगा, यानी कि सूची 1 में दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो इसका होगा दूसरा, फिक्स्ड इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यों के नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। बी यानी दूसरा का मिलान होगा पहले से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, विनियमन अधिनियम 1773। जो हमारा विनियमन अधिनियम 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सी नंबर है, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। सी का तीसरा होगा, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और हमारा डी का मिलान चौथे से होगा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी व्यवस्था की नियुक्ति। इसका मिलान चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। वह विधि सदस्य कौन था? वह विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो इसका आंसर होगा विकल्प सी,
1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम से 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो 7वां का विकल्प सी सही होगा, गवर्नर जनरल को। विकल्प सी सही होगा, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। यह व्यवस्था जो है लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देसी रियासतों में इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। यानी कि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो 9वें का विकल्प बी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। विकल्प बी सही होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 में प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर होगा विकल्प ए, कनाडा। कनाडा से भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई है। तो इसका विकल्प ए सही होगा, कनाडा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है और अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही का उत्तर चयन कीजिए। तो
सूची 1 में दिया है भारतीय संविधान के तत्व और सूची 2 में देश जिससे लिया गया है। तो इसका ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो इसका विकल्प तीसरा, सूची 2 के तीसरा सही होगा। मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, इसमें जो हमारा है विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी सही होगा दोस्तों। और हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं, मूल अधिकार हमारे लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक सख्त निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है, यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की कल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 13वां का विकल्प ए जो है, इसका विकल्प ए कथन सत्य होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो इसका आंसर विकल्प ए ही सही होगा। आप लोग क्वेश्चन और को पढ़ लीजिएगा, इसका विकल्प ए ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें विकल्प ए सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम व्याख्या करना चाह रहे हैं। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता है, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका सही होगा विकल्प बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो विकल्प बी सही होगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 15वां क्वेश्चन का आंसर विकल्प बी सही होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। विकल्प बी बम्बई प्रेसिडेंसी। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन
अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प बी इसका सही होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो इसका विकल्प बी सही होगा। इनका जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। विकल्प बी सही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका विकल्प, चारों विकल्पों में विकल्प बी सही होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। विकल्प सी सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उप राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी 9 दिसंबर 1946। आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया तथा संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो जो संविधान की प्रस्तावना है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। इसका विकल्प ए सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो सूची हैं आप इन्हें देख लीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य T.V. कृष्णाचारी, यानी कि राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? V.T. कृष्णामाचारी। और जो चौथा है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे, विकल्प सी सही होगा 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसमें कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन, कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने रुपए खर्च हुए थे? 64 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो इसका विकल्प डी सही होगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। विकल्प डी इसका सही होगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा विकल्प सी वी.एन. राव। वी.एन. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर वेनेगल नरसिंह राव यानी कि वी.एन. राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद में वर्ष 1950 में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो जो 24वां क्वेश्चन है इसका विकल्प सी सही होगा, केवल 1 और 2 यानी कि एन गोपालास्वामी अयंकर और तीसरा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। 24वां का विकल्प सी सही होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे तथा इसके अतिरिक्त इस समिति के 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो इस प्रकार हैं: एन गोपालास्वामी अयंकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह एवं 5वें बी.एल. मित्र। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात एन माधव राव ने पद संभाला। और छठे थे डी.पी. खेतान। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद टी.टी. कृष्णाचारी ने संभाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो 25वें का विकल्प ए सही होगा, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया?
तो 26वां का विकल्प सी सही होगा, वर्ष 1950 में। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 27वां का विकल्प सी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। विकल्प सी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, इसका विकल्प ए सही होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका विकल्प ए सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को समाप्त करने की अनुमति मांगते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।